अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज का वीडियो भी Q&A सेशन पर है। मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन जमा हुए थे, बजाय इसके कि सबको अलग अलग आंसर करूं। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, फिर कमेंट्स में भी आ जाते हैं, तो मुझे यही बेहतर लगा कि मैं डिटेल वीडियो बना लूं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन ज़्यादा हुआ करेंगे, Q&A का जो सेशन है वो मैं उस पर वीडियो बना लिया करूँगी। तो बगैर डिले के चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक एक काम की बात पहुंचे और उन्हें पता चले कि वो अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं। परेशान हाल लोगों की मदद हो सके और आपको सदका जारिया का सवाब मिल सके। लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट्स में जो क्वेश्चन होंगे मैं उनको प्रायोरिटी दूंगी। और इसके अलावा फ्री गाइडलाइन आपके लिए मौजूद है। इंस्टाग्राम लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, फॉलो कीजिए, DM कीजिए और मैं आपकी हेल्प करूंगी। कोई भी क्वेश्चन कीजिए मैनिफेस्टेशन के मुतालिक तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। लेकिन ये है कि इंस्टाग्राम मैं वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ही देख पाती हूँ मुश्किल से। टाइम के हिसाब से मुझे देखना होता है कि जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं लोगों को फ्री गाइडलाइन ज़रूर देती हूँ गाइस। इसके अलावा व्हाट्सएप कोचिंग जो है वो अवेलेबल है आपके लिए। उसमें ये होगा कि शॉर्ट सेशंस भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं। कोर्स भी अवेलेबल है SP के लिए। तो ज़्यादा डिटेल अगर आपको जाननी हो तो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर जाके तो कोचिंग डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस मैंने सारे नोट डाउन कर लिए थे, कुछ कमेंट से लिए थे, कुछ इंस्टाग्राम से लिए थे, और मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी यहाँ पे। सिर्फ क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं उनका आंसर करूँगी। ठीक है गाइस, तो आप लोग फिर समझ जाएंगे, उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जो मैनिफेस्टेशन है क्या वो टाइम क्रंच के साथ हो सकती है। मतलब यानी ये कि उनका मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं तो क्या टाइम लिमिट के साथ कर सकते हैं कि मतलब फ़लाँ डेट तक हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए। तो इसका जवाब ये है गाइस कि हाँ, हो सकता है ये। लेकिन ये किस तरह से पॉसिबल है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। कि जब आप मैनिफेस्टेशन के लिए मतलब कोई भी चीज़ अपनी डिज़ायर जो है उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपको ये है कि ये डिज़ायर मुझे इस टाइम तक चाहिए, इस मुद्दत के अंदर चाहिए, तो आप इस तरह करोगे कि उस टाइम या उस मुद्दत को प्रेजेंट फॉर्म में अफर्म करना शुरू करोगे। जैसा कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है किसी कंट्री का, ठीक है, अब आप चाहते ये हो कि वो अपने आप मतलब आप एक टाइम सेट कर लेते हो कि 6 मंथ में तो इसको आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो आप 6 मंथ बाद का जो टाइम होगा, मतलब जो दिन होगा, जो डेट होगी, उस हिसाब से, जैसा कि अगर अभी दिसंबर में आपने अप्लाई किया है, मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ गाइस, मुझे भी पता है दिसंबर नहीं है, अगर आपने दिसंबर में अप्लाई किया है तो आप चाहते हो कि जून तक आपका वीज़ा आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि जून 2026 में मेरा वीज़ा आ चुका है। ठीक है, मतलब आप हो तो दिसंबर में ही, लेकिन आप अफर्म क्या कर रहे हो प्रेजेंट फॉर्म में, जून 2026। ठीक है, कि उसमें मेरा वीज़ा आ चुका है, कि जून 2026 में मेरा वीज़ा आ चुका है। ठीक है, इस तरह से अफर्म कर सकते हो। डेट भी लगा सकते हो साथ में, कोई भी स्पेसिफिक डेट अगर आपको चाहिए तो आप वो भी साथ लगा सकते हो, तो वो भी बेस्ट रहेगा। इसी तरह से आप अपना कोई भी मैनिफेस्टेशन इसी तरह से टाइम क्रंच के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो कि अगर टाइम लिमिट है, जैसा कि मतलब आपके घर वालों ने आपको धमकी दे डाली कि जी 1 साल तक अगर तुम्हारा रिश्ता नहीं आता तो हम तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर देंगे। ठीक है, अगर 1 साल तक तुम्हारे SP का रिश्ता नहीं आ रहा तो हम तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर देंगे। तो अब क्या किया जाए। अब ये होगा गाइस कि घर वालों ने आपको 1 साल का टाइम दिया, आप खुद को 6 मंथ का टाइम दें। ठीक है, 6 मंथ, जैसा कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में आप 6 मंथ ऐड कीजिए, और उस मंथ की कोई सी भी डेट आप अफर्म करना शुरू कर दीजिए कि इस डेट और इस मंथ में मेरा रिश्ता आ चुका है। ठीक है, साथ में आप साल भी लगा सकते हैं। अब इसको चाहे आप स्क्रिप्ट करें चाहे अफर्म करें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, आप अगर चाहें आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको डीप डाउन फील करके, उस खुशी को फील करके, उस फीलिंग को फील करके मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपने आप को टाइम दे सकते हो इस तरह से कि मतलब एक टाइम, एक डेट लिमिट जो है वो अपने आप को दे के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन वही बात कि बार बार आप अगर 3D में झांकोगे और फेथ नहीं रखोगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। आपको पूरी तरह से फेथ रखना होगा कि मैंने जो बोल दिया है वही मेरे सामने आना है। ठीक है गाइस, इस तरह का फेथ तो ये ज़रूर होगा इंशाल्लाह।
दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। मुझे खुद भी ये बड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन फील हुआ कि आज तक मुझसे ये क्वेश्चन किसी ने किया नहीं था इससे पहले। वो ये था कि विजुअलाइजेशन जो है वो एज पास्ट मेमोरी की जाए या कि इस तरह से की जाए कि ये हैपनिंग राइट नाउ है, यानी कि अभी हो रहा है, अभी ये हो रहा है, इस तरह से हमें विजुअलाइजेशन करनी चाहिए या कि पास्ट मेमोरी के तौर पे। तो इसका आंसर ये है गाइस कि दोनों तरह से ठीक है, लेकिन बेस्ट ये होगा कि अगर आप इस तरह से करें कि ये अभी हो रहा है, ठीक है, आप विजुलाइज ये कर रहे हो ना कि ये अभी हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, तो वो आप पे ज़्यादा इफेक्ट भी करेगा, ज़्यादा आपको हैप्पीनेस भी फील होगी, बजाय इसके कि आप मतलब उसको मेमोरी के तौर पर अगर यूज़ करें तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब आप रिवीजन टेक्निक में आते हैं उस वक्त आप उसको मेमोरी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं विजुलाइजेशन को, कि नहीं ऐसे नहीं हुआ था, मतलब जैसे मैं चाहता हूँ या जैसे मैं चाहती हूँ, मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी जो है वो इस तरह से है, तो वो मतलब जो इवेंट आप अपने रिवाइज़ करना चाहते हो उसको आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से रिवाइज़ कर सकते हो, तो वो पास्ट मेमोरी में करना होगा। लेकिन वैसे आप विजुलाइजेशन जब करते हो तो आपको उस वक्त यही फील करना होता है कि इस वक्त राइट नाउ आप उस जगह पर मौजूद हो, या आप उस शख्स के साथ मौजूद हो, या मतलब आप वो काम कर रहे हो जो भी है, ठीक है गाइज। तो जो हैपनिंग राइट नाउ वाला काम है, विजुअलाइजेशन है, वो बेस्ट है। तीसरा क्वेश्चन गाइज ये है कि किसी ने पूछा है कि हस्बैंड कैसे रिच हो, अबंडेंस किस तरह लाइफ में आए, माली हालात कैसे अच्छे हों। तो हस्बैंड को रिच करने के लिए खुद को रिच देखिए। आप ऑलरेडी उनके साथ अगर हो, एक जगह पर आप दोनों इकट्ठे रह रहे हो, तो आप विजुलाइज करना शुरू करो। विजुलाइजेशन बेस्ट है। लग्जरियस लाइफ मतलब गुजारते हुए खुद को और उनको देखो, अबंडेंस फील करते हुए देखो, फिर आपस में बातचीत इस तरह की हो कि हाँ लाइफ कितने मज़े की हो गई है, लाइफ में अब हमारे पास सब कुछ है, कितना फिनेंशियली फ्रीडम है, हम कितना मतलब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम अपने सारे जो पेंडिंग काम थे वो सारे हमारे हो रहे हैं, और हमारी लाइफ जो है वो एक दम से ना हमारी हर डिज़ायर मतलब पूरी हो रही है, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। तो आप इस अबंडेंस को फील कीजिए अपने हस्बैंड के साथ। इस स्टॉक को मतलब अगर विजुलाइज नहीं भी कर सकते तो सिर्फ सुनिए कानों में कि इस तरह से वो मतलब वो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो और आपको अच्छा फील हो रहा है। तो इस तरह से आप मतलब अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे और आपके हस्बैंड यानी कि आप दोनों रिच हो जाओगे, ठीक है गाइस। तो लेकिन इसको ये कंसिस्टेंसी के साथ करना ज़रूरी होता है, बार बार रिपीट करना भी ज़रूरी होता है, ताकि मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको यूज़ टू लगे ये सारा कुछ। और मतलब जब वो इन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है तो ज़ाहिर बात है रेपिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रेपिटेशन के साथ उसको सबकॉन्शियस माइंड जो इम्प्रेस होता है और उसको फील होता है कि हाँ मैं ये यूज़ टू हूँ इस चीज़ से, ये चीज़ मैंने बार बार देखी है होते हुए। तो वो ज़ाहिर बात है जब आप विजुलाइज बार बार करोगे उसको तो वही चीज़ लेकर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है गाइस। वही सर्कमस्टेंसेस, वही सिचुएशंस और आपकी लाइफ बदलेगी। SP कमिटमेंट एंड थर्ड पार्टी रिमूव, ये तो तकरीबन हर दूसरा क्वेश्चन ही होता है। तो कमिटमेंट के लिए मतलब आप थर्ड पार्टी पे बिल्कुल फोकस करना छोड़ दीजिए और ख़ुद को बता दीजिए कि वो तो चली गई कब की, चाहे वो मौजूद हो, लेकिन आपने खुद को यही बताना है कि वो तो कब की चली गई, ठीक है गाइस। ये सबसे बेस्ट है थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए कि ख़ुद को बता दें कि वो तो कब की चली गई, वो तो है ही कोई नहीं अब, ठीक है। इसके बाद फिर आप टोटल अपने SP की कमिटमेंट पे फोकस लगा दें कि वो कमिटमेंट कर रहा है, वो कमिटेड रिलेशनशिप में है आपके साथ, वो ऑलरेडी कमिटेड है आपके साथ। बार बार इस चीज़ को विजुलाइज कीजिए, बार बार इसको अफर्म कीजिए, बार बार इसको बोलिए, सेल्फ टॉक कीजिए, और फिर मतलब अपने आप को टाइम दीजिए थोड़ा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है तो रिलैक्स होकर मेडिटेटिव स्टेट में जाके इसको कीजिए, ठीक है गाइस। दिन में 3 बार 4 बार 10-10 मिनट की मेडिटेशन कीजिए, तो थर्ड पार्टी जो है वो भी रिमूव हो जाएगी, कमिटेड रिलेशनशिप भी आपको मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि बार बार ये नहीं देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, या हो रहा क्यों नहीं है, या आप इस जो है ना 3D, इसमें आपने नहीं ढूंढना कि आपका ये सब कुछ हो रहा है, बल्कि आपने अपने 4D पे टोटल फोकस रखना है पूरे फेथ के साथ। और जो नेगेटिव डाउट्स वगैरह आते हैं उनको आप आने दीजिए, लेकिन इसके बाद एड्रेस कीजिए और ख़ुद को बताइए, रिलैक्स रहिए, तो ज़रूर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। यहाँ पर एक बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन आया है
कि किसी ने पूछा है कि जब हम स्क्रिप्टिंग करेंगे तो कौन से पेन से करनी चाहिए, कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़ आप जो मर्ज़ी पेन यूज़ कीजिए उठा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो फेवरेट पेन है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे लिखना आपको अच्छा फील होता है। जो आपका फेवरेट है, जिसका कलर आपका फेवरेट हो, जिसकी इंक आपकी फेवरेट हो, जिसका ब्रांड आपका फेवरेट हो, कोई सा भी पेन आप घर में उठा लें। घर से मतलब कोई सा भी पेन भी उठा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये टोटली देखें, स्क्रिप्टिंग जो है वो आप करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने के लिए। पेन जो भी यूज़ होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपका फेवरेट पेन हो तो उससे ये होगा कि आपकी फीलिंग मज़ीद अच्छी होंगी, और ज़ाहिरी बात है जब फीलिंग अच्छी होंगी तो मैनिफेस्टेशन भी अच्छा ही आएगा और जल्दी जल्दी आएगा। तो ये है। हाँ, अपनी प्यारी सी फेवरेट सी एक नोटबुक रख लीजिए, एक प्यारा सा अपना फेवरेट सा पेन रख लीजिए और स्क्रिप्टिंग कीजिए। क्योंकि आपकी जब नोटबुक फेवरेट होगी, पेन फेवरेट होगा, कलर्स फेवरेट होंगे, पेज फेवरेट होगा, प्यारा होगा, आप लाइक करोगे उसको, चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी तो आप ज़्यादा अच्छा फील कर पाओगे उसको। और लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये ऑप्शनल होती हैं, स्क्रिप्टिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ इम्प्रेस करना है रिपीटेशन से, बार बार बताने से। तो उसके लिए आप जैसा चाहें स्क्रिप्ट करें, जिस पेन से मर्ज़ी करें। एक और क्वेश्चन है कि मैनिफेस्टेशन के लिए हमें कितना अफर्म करना चाहिए दिन में। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप अगर रोबोटिक अफर्मेशंस आपको पसंद है आप वो कीजिए, सारा दिन कीजिए। अगर आपको इस तरह से पसंद है, अगर आपकी नेचर ऐसे है कि आप 2-3 बार फील करके करते हो उसको थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, और इसके बाद आप लेट गो कर सकते हो और आप इजी हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। तो मतलब अपने आप को जानिए ना कि आपकी नेचर क्या है और आपको सूट क्या करता है। तो इस हिसाब से आप मैनिफेस्ट, और डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो मैं मतलब अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि वो रिलैक्स रहें ज़्यादा, और अगर रेजिस्टेंस नहीं हो तो फिर मैं कहती हूँ कि चाहे मतलब फिर भी आप फील फ्री करें। मतलब ख़ुद पर ज़रा सारा भी आपने वो बोझ नहीं डालना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन होती ही रिलैक्स मूड में, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आपके पास ऑलरेडी अगर है, ये ख़ुद को फील कराने के लिए तो आपको रिलैक्स होना पड़ेगा। फिर तो किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई डिस्प्रेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना गाइज। एक और क्वेश्चन आया है जी कि एज अ मुस्लिम हमें मैरिज के लिए क्या विजुलाइज़ करना चाहिए। तो देखें, अगर हम मुस्लिम भी हैं तो हम विजुलाइजेशन में तो हम देख सकते हैं ना कि हम अपने पसंदीदा पर्सन के साथ हमारी मैरिज हो रही है, ठीक है। बेस्ट ये होगा कि आप निकाह करते हुए सीन को मैनिफेस्ट कर लीजिए, सॉरी विजुलाइज़ कर लीजिए। निकाह होते हुए सीन को या शादी होते हुए सीन को आप विजुलाइज़ कर लीजिए, तो ये बेस्ट रहेगा। बजाय इसकी कि शादी के बाद की लाइफ को आप, अगर लगता है आपको कि एज अ मुस्लिम आपको वो ठीक नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं। आप मतलब ये तो देख सकते हैं आपको रिंग पहनाई जा रही है, ये देख सकते हैं आपका निकाह हो रहा है, तो आप इस सीन पे फिर तवज्जो रखिए, इस तरह का सीन आप विजुलाइज़ कीजिए। एक और क्यूट सा क्वेश्चन आया है, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है तो मैंने यही क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। लास्ट वाला क्वेश्चन ये है गाइस कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मैनिफेस्टेशन के मुतल्लिक तालीम क्यों नहीं दी, अगर ये सच है तो गाइज मैनिफेस्टेशन जो है, लॉ ऑफ अजम्पशन तो एक लॉ है। हमने अपनी लाइफ जो है वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी अपने अचीव कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारी लाइफ में आ रहा है, वो सब हमारे फोकस और थॉट्स की वजह से है। और इस्लाम तो बार बार फोकस और थॉट्स पे आपको मतलब डायरेक्शंस देता है कि अपनी थॉट्स सही रखिए, पॉजिटिव रखिए। और दूसरी बात यह कि अगर डायरेक्टली उन्होंने मैनिफेस्टेशन के मतलब हमें तालीम नहीं दी, तो डायरेक्टली उन्होंने हमें कोई लॉ ऑफ ग्रेविटी की भी तालीम नहीं दी, वो भी हमें पता थी कि ऑलरेडी है। और कुरान करीम में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अक्लमंदों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं। तो मतलब दिन रात के बदलने में, मौसमों के बदलने में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं। तो इन चीज़ों में अपनी लाइफ को देख के जो अक्लमंद लोग हैं वो मतलब इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये किस तरह से हमारी लाइफ चल रही है, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ठीक है, डायरेक्टली उन्होंने अगर ये नहीं भी बताया कि लॉ ऑफ अजम्पशन होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं हदीस में भी और कुरानी आयात में भी जहाँ से आप देख सकते हैं। जैसा कि शुक्रगुजारी को ही ले लीजिए कि अगर आप शुक्र करोगे तो आपके पैसे में इजाफा होगा, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो क्या है गाइस।
जस्ट उन्होंने ये नहीं बताया कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो लेकिन उसको फिर उन्होंने कोई और नाम दिया होगा, जैसे कि शुक्रगुजारी अगर आप कहते हो आपकी नेमत में इजाफा होता है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप कोई काम करते हो, आपकी लाइफ में मज़ीद पॉजिटिविटी आती है, मज़ीद अच्छी चीज़ें आपको रिवार्ड्स मिलते हैं दुनिया में भी और आगे भी। तो ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही का आपको बताया जा रहा है ना। फिर आपको मतलब जब आप कुछ गलत करते हो तो आपको माफ़ी के लिए बोला गया कि माफ़ी मांगे, लोगों से मांगे, अल्लाह से मांगे, जिनके साथ आपने ज़्यादती की है उनसे माफ़ी मांगे, अगर आपने कोई गुनाह कर दिया अल्लाह से माफ़ी मांगे। तो ये ख़ुद की हीलिंग के लिए ही तो होता है। अल्लाह ताला को तो हमारी माफ़ी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ख़ुद की हीलिंग के लिए होता है कि ख़ुद को हील कीजिए, ख़ुद को क्लीन कीजिए अंदर से, और मतलब नए सिरे से आप अच्छा मैनिफेस्ट कर सकें लाइफ में। फिर एक जगह पर जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब ये मुझे नहीं मालूम है कि ये कुरान में है या हदीस में है कि जैसा तुम अल्लाह से गुमान रखते हो अल्लाह तुम्हें वैसे ही मिलते हैं। तुम एक कदम अल्लाह की तरफ जाते हो तो वो 2 कदम आगे आते हैं, तुम 2 कदम जाते हो तो वो और तेज़ी से आगे आते हैं, मतलब तुम चल कर जाते हो तो वो दौड़ के आते हैं। तो ये क्या है गाइस, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है ना, कि मतलब आप अच्छाई की तरफ एक कदम बढ़ाओ, खैर की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो आपको खैर पहुंचती है बहुत तेज़ी से। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है अपनी, उनकी जो ज़िंदगी है सारी, वो एक सब्र इस्तकामत और तहम्मुल जो है उसका एक नमूना है, एक मॉडल है। उनकी पूरी लाइफ जिस तरह से उन्होंने गुजारी है सब्र और शुक्र के साथ। तो सब्र का तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ असम्पशन में भी बताया जाता है कि जब आप सब्र करते हो, सब्र का मतलब ये होता है कि आप लेट गो करते हो चीज़ को। ये नहीं होता कि मतलब खुद पर जुल्म सह रहे होते हो। ये सब्र का जो आजकल मतलब लिया जाता है वो गलत है। सब्र का मतलब ये है कि आप चीज़ को लेट गो करते हो, किसी चीज़ के मतलब अगर आपको वो चाहिए तो उसको थोड़ा सा लेट गो करते हो, रिलैक्स स्टेट में होते हो, तो आप उसको चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो फिर। तो सब्र तो अमल की तभी ज़्यादा, जैसे मुसीबत परेशानी में जितना आप सब्र करते हैं आपको अजर अलग से मिलेगा अल्लाह की तरफ से, और वो चीज़ वो मुसीबत जाएगी भी जल्दी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है गाइज़। हाँ, लेकिन समझने की बात है अगर आप समझ सकें इसको। तो आज के लिए गाइज़ इतना ही। मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है, और आपके इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा हुआ या नहीं, या आपको कोई नॉलेज मिली, आपने कुछ सीखा इससे। और इसके अलावा कमेंट्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं सेशन रखूं Q&A का, तभी मुझे ज़रूर बताइएगा गाइज़। अगर आपको ये पसंद आया है तो मैं इस तरह के मज़ीद सेशंस लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही गाइज़। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और अपनी लाइफ पे अप्लाई किया है, इसको ऑब्ज़र्व किया है, और मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ, इस रिज़ल्ट पे पहुँची हूँ कि वाकई ये काम करता है गाइज़, 100% ये काम करता है। और कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है, फ़न की जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।